Hello everyone, a very warm welcome to the day 9 of our History सूत्र NCERT सीरीज। अभी तक हमने एंशियंट और मिडेवल की बात की। एंशियंट में हमने बहुत सारे टाइम पीरियड्स के बारे में देखा, फिर मिडेवल के अंदर हमने दिल्ली सल्तनत, बहामनी किंगडम, मुगल एम्पायर के बारे में जाना। और आज इस डे 9 से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है और हम ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे इस अपने चैप्टर के अंदर। तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड की जो हमारा कॉलोनियल इफेक्ट आया, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को गुलाम बनाया, उसका कंट्री साइड विलेजेस के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। अगर आप यहाँ पर इंडिया के मैप को देखेंगे और ब्रिटिशर्स के इंडिया के मैप को देखेंगे तो लगभग सेम है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरे ही इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। अब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा दैट हाउ दीज ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। सो दीज ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ट्रेडिंग के पर्पज से आई थी कि यहां से चीजों को खरीद के वो बाहर बेचेंगे और इस ट्रेडिंग के बीच में जो फायदा होगा वो अपने पास रख लेंगे। सो बेसिकली इट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी। जैसे आज मान लीजिए आप चाइना से कोई सामान खरीद के इंडिया में बेचने लग जाओ, तो आपकी जिस तरह की कंपनी होगी उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा बनाई गई थी। अब जब मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, बट रादर इट इज अ कंपनी स्पेसिफिकली मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, उनकी पार्लियामेंट के द्वारा। और ये इकलौती कंपनी थी जिसको ये प्रिविलेज दी गई थी या फिर ये फरमान दिया गया था कि आप इस साउथ ईस्ट एशिया में किसी भी देश के साथ जाके ट्रेड कर सकते हैं, आपके अलावा इंग्लैंड से और कोई कंपनी ट्रेड नहीं कर सकेगी, ताकि इनके पास एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आ सके और मोनोपोली एस्टेब्लिश कर सके। बट क्या ये पहली ऐसी कंपनी है जो किसी यूरोपियन देश से ट्रेडिंग करने के लिए आई थी? सो द आंसर इज नो। अगर हम ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहली यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी कौन सी थी? तो वो थी पोर्टुगीज की, क्योंकि पोर्टुगीज के द्वारा ही हमारे इंडिया तक के जो लैंड रूट के अलावा जो सी रूट है, कि हम किश्ती के थ्रू, पानी के थ्रू किस तरह से यूरोप से ऊपर घूमते हुए अफ्रीका के नीचे पास करके इंडिया तक पहुंच सकते, तो वो पहला इंसान कौन सा था? वो था वास्को डिगामा इन द ईयर ऑफ 1498। तो 1498 से ही जो पोर्टुगीज लोग हैं, जो आज के टाइम में पुर्तगाल हम देश जानते हैं, तो वो हमारे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे थे। अब इनके बाद डच लोग आएंगे, देन इंग्लिश लोग आएंगे, देन वी हैव डेन्स, एंड लास्ट में हमारे पास आएंगे फ्रेंच लोग ट्रेड करने के लिए। अब ये सारे लोग इंडिया के साथ ही ट्रेड करने के लिए क्यों आ रहे हैं? तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं। बेसिकली जितना भी साउथ ईस्ट एशिया है, इंडोनेशिया आप बात कर सकते हो, मलेशिया, इन सारे देशों से ये चीजों को खरीदते थे और अपने देश में जाके महंगे रेटों के ऊपर बेचते थे, जिस तरह से बेसिकली कोई भी ट्रेडिंग कंपनी काम करती है। अब ये 5 कंपनी स्टार्टिंग फ्रॉम 1498 और फ्रेंच पावर आएगी 1664 के अंदर, तो लगभग 200 साल में ये सारी कंपनीज इंडिया में ट्रेड करने के लिए आएंगी। एंड विद द टाइम ये जो इंग्लिश कंपनी है ये सबसे स्ट्रॉन्ग निकलेगी और वो अपने चीजों को बदलेगी। कैसे? वो इंडिया के पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करने लग जाएगी और किंग मेकर का काम करेगी, कि वो अपनी मर्जी से किंग्स को सपोर्ट करेंगे और जो भी राजा गद्दी के ऊपर बैठेगा वो उसकी हेल्प से और ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। तो वो विद द टाइम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, वो पॉलिटिकल एम्पायर को भी एस्टेब्लिश करने लगे। पॉलिटिकल एम्पायर कैसे? कि अब इनिशियली वो खुद तो राजा नहीं बन सकते थे, तो वो उन लोगों को राजा बनाने लगे जो उनकी बात सुनेंगे। तो इस पूरे ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के अंदर कि उन्होंने किस तरह से इंडिया के ऊपर कब्जा किया, तो हम बहुत सारे बैटल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बंगाल एरिया की बात करें, सो बैटल ऑफ प्लासी आपने सुना होगा, 1757। देन वी हैव बैटल ऑफ बक्सर, आप इसके बारे में पढ़ोगे 1764। आप यहाँ पर एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में पढ़ोगे, जो इन्होंने लड़े मराठा पावर के अगेंस्ट, एंग्लो मैसूर वॉर। देन यू विल रीड अबाउट, सॉरी ये हो गया एंग्लो मराठा वॉर, एंड देन यू विल रीड अबाउट एंग्लो मैसूर वॉर, जब इन्होंने टीपू सुल्तान वगैरह को हराया। देन यू विल रीड अबाउट एंग्लो सिख वॉर, जो यहाँ पर सिख एम्पायर एस्टेब्लिश था तो उसको हराया गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इन्होंने सिस्टेमेटिकली एक एक करके जितने भी बड़े एम्पायर्स इंडिया में एग्जिस्ट करते थे उनको एक एक करके हराया, उनके पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करते हुए। तो जो आप शुरुआती चीज पढ़ते हो ब्रिटिश इंडिया एम्पायर की, तो वो यही है कि उन्होंने किस तरह से अपनी जर्नी को कंप्लीट किया
फ्रॉम बीइंग अ ट्रेडिंग कंपनी टू वन ऑफ द कंपनी जिसने पूरी इंडिया के ऊपर ही कब्जा कर लिया, उनके पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करते हुए और बहुत सारे सक्सेसिव वॉर्स को लड़ते हुए। और इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान जिस तरह से इंडिया बदला, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। वो इंडिया को सिर्फ एज अ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना चाहते थे कि यहां से रॉ मटेरियल बाहर जाएगा, बाहर से फिनिश प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाएगा। मान लीजिए आप कॉटन उगाते हैं, आपने कॉटन बेचा, वो बहुत कम रेट के ऊपर होगा। अब कॉटन का जो कपड़ा बन के आएगा वो बहुत महंगा होगा एज कम्पेयर टू द रॉ प्रोडक्ट मटेरियल। तो वो यही करना चाहते थे कि ये जो खुद ट्रेडिंग कंपनी थी वो इंडिया को एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाना चाहते थे, ताकि हम और गरीब होते जाएं। और एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर जितनी भी कपड़े की इंडस्ट्रीज थी उनको भी सबको खत्म किया गया, ताकि इंडिया के लोग इंडिया के प्रोडक्ट्स ना खरीद सके और उनको बाहर के देशों के ऊपर रिलायंस लेनी पड़े, ताकि हमारा प्रॉफिट जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो मैक्सिमम हो सके। और इस पूरे टाइम पीरियड में जो इंडिया के अंदर इंपॉवरिशमेंट होगी, इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी आएगी, जो लोग दुखी होंगे, उस पूरे चैप्टर की कहानी है ये कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड की। सबसे ज्यादा जो इनका इंपैक्ट है वो विलेजेस के ऊपर हुआ, उनकी पूरी इंडस्ट्री खत्म होगी, एग्रीकल्चर में जो ज्यादातर लोग लगे हुए थे उनको दुखी कर दिया, अपने अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर सिस्टम लगा के, उसके बारे में ये बात हो रही है। और जो आप इसके अगला चैप्टर डे 10 के अंदर जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके में क्या है, वहां पर है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अगले चैप्टर में वहां से शुरुआत करेंगे। बट आई होप कि आप इस चैप्टर के एसेंस को समझ पाओगे कि यहाँ पर इस चैप्टर के थ्रू हमें आइडिया क्या कन्वे किया जा रहा है। जो एनसीईआरटीज हैं वो आपको हमेशा ये याद रखना, अभी तक आपको ये समझ भी आया होगा कि वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। आपको एक बेसिक बुनियादी समझ चाहिए कि आप यहाँ पर पढ़ क्या रहे हो, पर जब आप उस एनसीईआरटी के चैप्टर्स को पढ़ते हो वहां पर आइडियाज को डिस्कस किया गया है कि इस चीज के होने की वजह से कंट्री साइड विलेजेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो उस तरह से इस पूरे आइडियाज को तैयार किया गया है। सो आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक चैप्टर समझ में आया होगा कि परसेप्शन क्या रखना है इसको पढ़ते हुए, क्या आपको आइडियाज गैदर करने हैं। और अगले चैप्टर के अंदर हम रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर द डे 9th ऑफ दिस चैप्टर, और हम डे 10 के अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।